बस बात नहीं। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आरजेस के लिए। और देखिए, आरजेस इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट एग्जाम जिसको निकालने में आपको 2-3 साल लग जाए। 1-1.5 साल का कड़ा मेहनत अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो रूटीन को, तो आप एक साल 1.5 साल के अंदर जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसको निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए जो मेन और कोर फंडामेंटल है वो ये है कि आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, आप जो रिवाइज करवाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, टेस्ट टाइम पे दीजिए, कभी भी टेस्ट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अब आपके यहाँ से आपकी रैंक लगना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो भी बच्चा टेस्ट देगा उसकी रैंक लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये बात को अश्योर करना है कि ये सारी चीजें का आप इन सब चीजों को आप फॉलो करें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विपिन शांतिलाल पांचाल को समझा था और मैंने बताया था कि ये टेंटेटिव एग्जिबिट के ऊपर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। आज हम समझेंगे एक टॉपिक ऐसा जिसके अंदर मैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को लिंक करूंगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से और टेप रिकॉर्डर से। किससे? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस को मैं लिंक करूंगा, टेप रिकॉर्डर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया। जैसे अभी इस साल 2023 में टी बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक आया, उसके पहले अर्जुन पंडित राव खोटकर आया। मैं सारे जजमेंट्स आपको 65B में तो लिखाऊंगा ही, जो अब नया सेक्शन जो भी आएगा अपने बीएसए का 63 उसमें तो लिखवाऊंगा ही। अपार्ट फ्रॉम इट मैं यहाँ पे भी आपको वो चीजें लिखवाऊंगा। तो प्लीज एक हेडिंग डाल लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डर, ऑफ टेप रिकॉर्डर, of tape recorded statement, relevancy and admissibility of tape recorded statement, relevancy and admissibility of tape recorded statement and electronic record and electronic record and electronic record। लिखिए लिखिए, टेप रिकॉर्डर द्वारा अभिलिखित किया गया साक्ष्य या अभिलिखित किया गया कथन, टेप रिकॉर्डर द्वारा अभिलिखित किया गया कथन तथा तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों द्वारा प्राप्त किया गया साक्ष्य तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों द्वारा प्राप्त किया गया साक्ष्य की सुसंगतता की सुसंगतता की सुसंगतता और ग्राह्यता, सुसंगतता और ग्राह्यता। ये पूरा एक आपका हेडिंग है जिसमें हम लोग टेप रिकॉर्डर भी समझेंगे, हम इसमें आरएम मलकानी को पढ़ेंगे कि आरएम मलकानी के क्या फैक्ट्स थे, हम ये भी समझेंगे कि अर्जुन पंडित राव खोटकर के क्या फैक्ट्स थे। देखिए इसमें बहुत सारे जजमेंट्स है, थॉमस ब्रूनो से लेकर शफी मोहम्मद से लेकर, मैं सारे जजमेंट्स को आपको 63 जो हमारा नया वाला है और पुराने वाले में सेक्शन 65B वहां तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट से लिखवाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है सर, इसमें लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, by the using of by the using of by the using of technology by the using of technology by the using of technology the probability of truth the probability of truth the probability of truth the probability of truth can highly achievable highly achievable highly achievable probability of truth can be highly achievable। हिंदी में लिखिए, तकनीकी संसाधनों के माध्यम से 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 सत्य की संभाव्यता को सत्य की संभाव्यता को सत्य की संभाव्यता को हम उसके सर्वश्रेष्ठ मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं।
सर्वश्रेष्ठ मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब टेक्निकली बात क्या होती है सर, आप चाहे लता नंदलाल वासुदेव बड़वाइक को पढ़ें, आप चाहे लता नंदलाल वासुदेव बड़वाइक को पढ़ें, आप चाहे आर.एम. मलकानी को पढ़ें, या आप चाहे थॉमस ब्रूनो को पढ़ें, आप चाहे तो टी बशीर को पढ़ें, आप चाहें तो अर्जुन पंडित राव खोटकर को पढ़ें। दीज ऑल जजमेंट्स जो ये बात स्थापित करते हैं कि साइंटिफिक चीजें हाईली एडमिसिबल है, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए, साइंटिफिक ट्रूथ तो ट्रूथ होता है ना, वैज्ञानिक रूप से जो सच्चाई प्रदान की है वो तो सबसे पैरामाउंट चीज है ना। मान लीजिए मर्डर हुआ है एक रोड के ऊपर और वहां पे सीसीटीवी में हाईली कैप्चर हुआ है, उस आदमी का पूरा चेहरा कैप्चर हुआ है। अब उस आदमी को जब पकड़ लिया तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल हो गई। मैं बात कर रहा हूँ 1960s 70s की, जहां पे टेप रिकॉर्डर में उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाता था और दूसरा आदमी क्या ऑब्जेक्शन लेता था कि सर ये जो वॉइस है ये फोर्स्ड है, ये जो वॉइस मेरी यूज की गई है ये ठीक नहीं है। ऐसे कुछ केस हुआ आर.एम. मलकानी के अंदर। प्लीज बी ऑन टाइम, कल से परमिट नहीं करूंगा 8:15 के बाद किसी को। समय से आइए प्लीज। देखिए होता क्या है ना कि आप लोग समय से नहीं आते तो ये आपके खून में आ जाएगा। खून मतलब जानते ना, ब्लड आपकी डेली के हैबिट में आ जाएगा। और जब कल को जज बन जाएंगे ना आप, तो भी आप 15 मिनट लेट ही आएंगे और वकील सारे बैठे होंगे। दिस इज नॉट ए हैबिट, दिस इज योर रूटीन। टाइम से आइए प्लीज। आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कैसा लगेगा आपको कि मैं यहाँ पे ना आऊँ 8:30 तक, 8:20 पे मैं आ रहा हूँ, क्लास लेट शुरू कर रहा हूँ। मैं 8:05 पे स्टार्ट कर सकता हूँ क्लास, बट आई विल ऑलवेज वेट फॉर द चाइल्ड कि भाई बच्चे आ जाए 8:10 तक अपना शुरू करें। प्लीज टाइम से आइए। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने की ललक आपके अंदर नहीं, पढ़ाने की ललक मेरे अंदर है। आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के फैक्ट सुनिए और समझिए। इस केस में होता क्या है, देखिए प्रोसिक्यूशन का जो पूरा केस होता है, दिस इज इस केस का साइटेशन लिख लीजिए 1973 SC 157, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये इसका पूरा साइटेशन है, ठीक है। ये जो साइटेशन है इसका पता कैसे लगाते हैं, कभी आपको पता चला है? कभी साइटेशन को पढ़ा है? आप एयर उठाना 1973 की पेज नंबर 157 पे, ये जजमेंट होगा आर.एम. मलकानी का। ऑल इंडिया रिपोर्ट में दो बुक्स बहुत मेन चलती है, एक तो एआर और एक एसएससी, और इसमें जो मेरी फेवरेट है वो है एसएससी, सुप्रीम कोर्ट केसेस। अलग से एक आती है, मलिक साहब की है लिखी। इसमें होता क्या है ना, इसमें क्या होता है, प्रोसिक्यूशन जो केस होता है, अभियोजन जो केस होता है, उसके बाद में सिर्फ एक एविडेंस होता है। वो एविडेंस क्या है सर, कि टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया एविडेंस, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया एविडेंस। और जो दूसरी पार्टी होती है एक अपीलेंट पोस्ट है हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील के थ्रू। वो ये बोलता है कि सर ये जो वॉइस है ये मेरी नहीं है, वो ये डिनाई करता है कि ये वॉइस जो है मेरी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कुछ प्रिंसिपल्स हेल्ड किए टेप रिकॉर्डर को लेके। हम किसकी बात करें सबसे पहले? टेप रिकॉर्डर को लेके। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को लेकर तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आप टेप रिकॉर्डर को लेकर समझिए। आर.एम. मलकानी के अंदर जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि जो अपीलेंट कह रहा था कि सर वो जो वॉइस के सैंपल जो हैं वो मेरे नहीं है, ठीक है। वो वॉइस जो है टेप रिकॉर्डर में वो भी मेरी नहीं है। और स्टेट के पास में सिर्फ एक एविडेंस था, वो एविडेंस क्या था? टेप रिकॉर्डर में उसकी आवाज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस हेल्ड की इस केस में। केस का नाम लिखिए, मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं, जल्दी से लिखिए प्लीज। लिख लिया? लिखना स्टार्ट कीजिए। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन केस was solely based upon tape recorded statement। इस मामले में अभियोजन का पूरा मामला
इस मामले में अभियोजन का पूरा मामला, इस मामले में अभियोजन का पूरा मामला मुख्य रूप से टेप रिकॉर्ड द्वारा अभिलिखित किए गए कथन से था। टेप रिकॉर्ड द्वारा अभिलिखित किए गए कथन से था, अभिलिखित किए गए कथन से था। and which clearly proved that the intention of appellant the intention of it and it clearly proves that the intention of appellate is to take bribe, the intention of appellate is to take bribe। और उस कथन से यह साबित होता था कि अपीलकर्ता का छूट गया ब्राइब अपीलकर्ता का मुख्य उद्देश्य रिश्वत प्राप्त करना था। फुल स्टॉप लगा के लिखिए। The appellant's contention was that this conversation cannot be admitted in the Indian Evidence Act, अपीलकर्ता का तर्क ये था कि इस बातचीत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। इस बातचीत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य नहीं किया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य नहीं किया जा सकता। आगे लिखिए। Moreover, it was also contended that recording of such a statement is unlawful। the recording of such a statement is unlawful। यहाँ तक कि ये भी तर्क दिया गया कि ऐसे साक्ष्य को अभिलिखित करना अविधिपूर्ण है। आगे लिखिए। The Supreme Court held that such conversation is to be relevant। देखिए रिलेवेंट कहां पे होती है, मैं आपको हल्की सी बात बता देता हूं। दो चीजें थी इस केस के अंदर। पहली बात तो ये, वो ऐसे कह रहा था, एक बात उसने ये कहा, इसके आरएम मलकानी के दो आर्गुमेंट थे इस पूरे पॉइंट के ऊपर। एक आर्गुमेंट क्या था आरएम मलकानी का? आरएम मलकानी साहब ऐसे कह रहे थे कि सर पहली बात तो ये इट इज नॉट रिलेवेंट, कि भाई ये सुसंगत नहीं है। दूसरी बात क्या बोली? सुसंगत नहीं है, उसके साथ क्या बोला कि ये अनलॉफुल भी है, अविधिपूर्ण भी है ये। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट एक और बात बोली कि सर इंडियन एविडेंस में एडमिसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब ग्राह्यता नहीं हो सकती इस तरह के साक्ष्यों की। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सच कन्वर्सेशन इज टू बी रिलेवेंट। लिख लिया, ये हिंदी में लिखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे साक्ष्य सुसंगत होंगे। देखिए सेक्शन नंबर निकालिए आप एक बार। They have changed all the sections।
इसका आप सेक्शन 22 का, अब जो नया वाला सेक्शन आया ना, डेट वॉज अर्लियर इट वॉज सेक्शन 28, अब इसको क्या कर दिया है, 22 का सेकंड प्रोवाइजो बना दिया है। सेक्शन 22 का सेकंड प्रोवाइजो देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने रिलेवेंट क्यों कहा, इस प्रोवाइजो को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो मतलब दो इशू थे इस केस के अंदर, आरएम मलकानी के अंदर दो इशू थे। पहला इशू क्या था सर, ये सर रिलेवेंट नहीं है, ये अनलॉफुल है, और दूसरा इशू था कि ये एडमिसिबल नहीं है। क्या बोला था कोर्ट ने कि सर ऐसे अगर आप टेप रिकॉर्डेड में अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हो और लेटर ऑन उसको ट्रायल में यूज करते हो, इट इज नॉट एडमिसिबल, एविडेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलेवेंट किस पॉइंट के ऊपर कहा, उसको पढ़िए आप, सेक्शन 22 का सेकंड प्रोवाइजो पढ़िए। Provided further that if such confession is otherwise relevant, if it does not become irrelevant merely because it was made under the promise of secrecy or in consequences of deception practice on the accused for the purpose of obtaining it। लिखा हुआ है लाइन, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए प्लीज, सेक्शन 22 के प्रोवाइजो 2 में। और जिसके पास में पुराना बैरेक्ट है वो नया लेके आइए, क्योंकि मैं सेक्शन 28 निकाली, जिनका पुराना बैरेक्ट है, मैं क्या बोलूं, सेक्शन 28 निकालिए प्लीज, सेक्शन 28 निकालिए। सेक्शन 28 में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अंडरलाइन कीजिए एक लाइन, वो ये है, और इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द अक्यूज पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट। ठीक है, हिंदी में वो लाइन लिखिए, देखिए आप, और उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप। मतलब अगर आप अक्यूज को डिसेप्शन करके, तो सर अगर किसी की स्टेटमेंट टेप रिकॉर्ड की जा रही है तो उसके साथ क्या क्या किया है आपने, उसके साथ प्रवंचना करी है, उसके साथ डिसेप्शन प्रैक्टिस किया है। डिसेप्शन कहां दिया हुआ है, एक्सेप्ट दैट डिसेप्शन, प्रवंचना ये कहां दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में। इंटेंट टू डिसीव समवन, फ्रॉड में, मतलब आप किसी के साथ फ्रॉड करके एविडेंस ऑब्टेन करते हो केस के लिए, तो वो अनलॉफुल नहीं है, वो क्या है, रिलेवेंट है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप फ्रॉड के एलिमेंट्स देखेंगे तो वहां पे एलिमेंट है टू इंटेंट टू डिसीव अदर पर्सन, तो ये वही डिसीव है। प्रवंचना जो यहाँ पे दी गई है ये वही प्रवंचना है जो कि सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड जिसको बोला है। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर आप किसी को देखिए, स्टेटमेंट आदमी खुद के खिलाफ दे सकता है, लेकिन दो चीज समझिए यहाँ पे, आप स्टेटमेंट, आप कोई भी स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, आप कोई भी स्टेटमेंट, आपका कोई भी कथन कन्फेशन नहीं बन जाता, ये पहली बात समझिए। लेकिन अगर आपने उसको वॉलंटरीली दिया है, स्वैच्छिक रूप से दिया है, अब भैया तो आरएम मलकानी का टेलीफोन रिकॉर्ड हुआ, तो आरएम मलकानी तो स्वैच्छिक रूप से बात कर रहा था ना, क्या आरएम मलकानी को ये पता था क्या कि उसका टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहा है? ऑल्दो डिसेप्शन प्रैक्टिस हुआ है, लेकिन उसने, देखिए कन्फेशन में एक एलिमेंट हमेशा होना चाहिए, वो है स्वेच्छा से। क्या आरएम मलकानी से फोन पे कोई वो बात बुलवा रहा था क्या? मतलब दिस सच टाइप ऑफ एविडेंस आर रिलेवेंट एंड एडमिसिबल। किसी बच्चे ने क्या लिखा है, हाँ वेरी गुड मीनू, कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज ऑन कॉन्ट्रैक्ट। द थिंग इज कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि इट इज नॉट अनलॉफुल, इट इज रिलेवेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये अनलॉफुल नहीं है, ये क्या है, रिलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने किस सेक्शन को देख के बोला, अर्लियर इट वाज सेक्शन 28, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन 22 का प्रोवाइजो 2, सेकंड प्रोवाइजो में बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? ये जो लाइन लिखी हुई ना कि आप फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस यू कैन इवन प्ले बाय द डिसीटफुल मीन्स ऑल्सो, इस साक्ष्य हमारे पास आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कन्फेशन की, वो क्या है सर, वो वॉलंटरीली होना चाहिए, स्वैच्छिक रूप से होना चाहिए। अगर कन्फेशन में वॉलंटरी का एलिमेंट नहीं है, अगर कन्फेशन स्वैच्छिक रूप से नहीं दिया गया, तो आरएम मलकानी को क्या डिफेंस लेना चाहिए था कोर्ट के सामने? उसको ये नहीं बोलना चाहिए था कि वॉइस मेरी है या फिर एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होता। उसको बोलना चाहिए था कि दिस इज कि आई मेड सच स्टेटमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस या फिर कोर्जन, भाई किसी ने मेरे को धमकाया था इसलिए मेरे को इस स्टेटमेंट बोलना पड़ा। उसको इस टाइप की चीजें बोलनी चाहिए थी डिफेंस लेते समय। बात समझ में आ रही है? क्यों बोलनी चाहिए थी? क्योंकि फ्रॉड के एक्सेप्शंस में जब भी आप जाएंगे, तो फ्रॉड के एक्सेप्शंस में क्या होता है, तो 19 के एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। वेरी गुड हेमंत, तुमको लगता होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट का सर एविडेंस से क्या लिंक है, लेकिन पूरा लॉ का पूरा अगर आप लॉ पढ़ लेंगे तो पूरा लॉ ऐसे चाय की छन्नी की तरह छना हुआ है।
बहुत से लोग होते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट तो क्या काम आएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या ही पढ़ना है, मूर्ख है वो बच्चे। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 1 to 75 खत्म हुआ है, अभी 10-15 दिन पहले कंक्लूड हुआ है। अब आएगा वो लगभग, उसको देख लीजिए साल भर बाद आएगा वो। कब आएगा? ऑलमोस्ट ए ईयर आफ्टर आएगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट घूम के फिर से। क्योंकि जैसे मानसून घूम के आता है ना, वैसे अपने सारे सब्जेक्ट घूमते रहते हैं। तुम जहां से पकड़िए तुम्हारा अंत भी वहीं होगा, समझ में आई? तुम्हारे इस कोर्स का एंड भी वहीं पे होगा, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट की अराउंड कितनी क्लासेस होगी? 30-40 क्लासेस होगी। कितनी क्लासेस होगी कॉन्ट्रैक्ट की 1 to 75 में? 35 के अराउंड क्लास हुई। आप सोचिए 75 सेक्शन पढ़ाने में 35 क्लास अगर जा रही है, तो आप सोच लीजिए किस क्वालिटी का कंटेंट दिया होगा। तुम्हारी इच्छा है, तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। तो द थिंग इज, पहला पॉइंट जो था, पहला इशू जो था, समझ में आया? अब दूसरी बात उसने क्या बोली कि सर ये एडमिसिबल नहीं होता। और जहां पे भी ग्राह्यता की बात हो तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट फिर गाइडलाइंस देगा ही। तो चलिए क्या क्या गाइडलाइंस दी उसको लिख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नोट कर ली जाए। आगे लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट has laid down the guidelines of admissibility in case of tape recorded evidences. माननीय उच्चतम न्यायालय ने टेप रिकॉर्डर द्वारा अभिलिखित कथनों की ग्राह्यता के बारे में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहले लिखिए, टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन इज एडमिसिबल। टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन इज एडमिसिबल। टेप रिकॉर्डेड द्वारा अभिलिखित किए गए कथन ग्राह्य होंगे एडमिसिबल इन एविडेंस as it is relevant to the matter in issue क्योंकि यह विवादक विषयों से सुसंगत होते हैं। क्योंकि यह विवादक विषयों से सुसंगत होते हैं। सर अब आपको समझ में आएगा सर, ये मैटर इशू की जगह आप फैक्ट इन इशू भी तो लिखा सकते थे ना। मतलब आपने क्या लिखा है यहाँ पे? विवादक विषय। आपने विवादक तथ्य क्यों नहीं लिखा है? कोई पूछेगा नहीं मेरे से सवाल कि सर आप अगर इस बात को कहते हैं ऐसे, देखिए ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसने सीपीसी भी पढ़ा हुआ है मुझसे, क्योंकि सीपीसी में बात टॉपिक क्लियर कवर किया है। मैंने लिखाया क्योंकि सर ये जो फैक्ट होते हैं ना, ये फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट कौन सा फैक्ट? ये फैक्ट वो फैक्ट है, ये तथ्य वो तथ्य है कि जिसमें कथन या फिर आप समझ लीजिए कि कॉन्वर्जेशन टेप रिकॉर्डेड के अंदर रिकॉर्ड की गई है। अगर ये फैक्ट, ये कॉन्वर्जेशन, फैक्ट क्या है यहाँ पे तथ्य क्या है कि बातचीत क्यों की गई है, वो भी क्या है? तथ्य। आपको फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ाई ना मैंने? उसमें मैंने बताया था कि फिजिकल फैक्ट्स होते हैं जो आप मुंह से कहते हैं। तो सर ये भी एक फैक्ट हुआ क्योंकि कहा है उसने और रिकॉर्ड हुई है वो चीज। ये कह रहा है कि अगर ये चीज रिलेवेंट हो किस चीज से, ये चीज रिलेटेड हो किस चीज से रिलेटेड हो सर? मैटर इन इशू से। क्या यहाँ पे फैक्ट इन इशू भी लिख सकते थे क्या? मतलब मैंने लिखा है आपको कि जब वो विवादक विषयों से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, अब जो बच्चा पढ़ता है वही समझ पाएगा, विवादक विषयों से संबंधित हो या फिर विवादक तथ्यों से। क्या हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? क्या कभी हम इसको यूज कर सकते हैं? बताइए, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करें? कैन वी यूज दिस साइमल्टेनियसली?
क्या हम दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं क्या? बताइए, जिसने सीपीसी पढ़ा है, कर सकते हैं क्या? कौन कहता है हम कर सकते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दे सकते हैं। कैन वी यूज साइमल्टेनियसली, कैन वी यूज इंटरचेंजेबली? कल ही पूछा था मैंने कि ये टॉपिक हुआ है नहीं हुआ है, एंड यू सेड कि सर ये टॉपिक आपने पढ़ा दिया है, तो आई सेड कि ओके फिर मैं यहाँ पे नहीं करा रहा इस टॉपिक को। कैन वी यूज इंटरचेंजेबली? टेल मी वन थिंग। नहीं, मुझे टॉपिक करवाना ही पड़ेगा। मुझे टॉपिक क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी करवाना ही पड़ेगा। सीपीसी में तो करवाया है मैंने, मुझे यहाँ पे भी वो क्या करवाना पड़ेगा? और मैंने एपीओ के बेस में भी करवाया है, जहाँ पे मैंने एविडेंस पढ़ा है। इवनिंग वाले बच्चे भी बोल सकते हैं कुछ। छोड़िए, मैंने बहुत लेवल का चीज पूछ लिया आप लोगों से। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए। मेरी गलती हो गई कि मैंने आपसे ज्यादा लेवल की चीज पूछ ली। इस टॉपिक को जैसे ये आर.एम. मलकानी खत्म होगा, टी बशीर खत्म होगा, अर्जुन पंडित राव खोटकर खत्म होगा, और ये वासुदेव बड़वाइक के 2-3 लाइन लिखवाऊंगा, इसके बाद में फिर ये टॉपिक करवाऊंगा। ओके, आई एम नॉट गेटिंग द आंसर। लिखिए सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए। द कन्वर्जेशन अंडर टेप रिकॉर्डर, द कन्वर्जेशन अंडर टेप रिकॉर्डर, जो कोई भी बातचीत टेप रिकॉर्डर में दर्ज की जाती है, जो कोई भी बातचीत टेप रिकॉर्डर में दर्ज की जाती है, it is relevant under it is relevant under it is relevant under it is relevant under सेक्शन 4, तो वो धारा 4 के साथ सुसंगत होगी, तो वो धारा 4 के साथ सुसंगत होगी। अब ये जो सेक्शंस लिखवा रहा हूं मैं सारे, ये सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? धारा 4 के साथ सुसंगत होगी। आगे लिखिए, आगे लिखिए। क्योंकि बिकॉज इट मेड द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, क्योंकि यह एक ही समव्यवहार से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह एक ही समव्यवहार से जुड़े हुए हैं। बिकॉज इट इज मेड द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? कि मतलब वो चीज जो कि अनइंटरप्टेड है, वो चीज जो कि अटूटक है, वो चीज जो कि निरंतर है, सतत है, उसमें कहीं भी रोक नहीं आई है। जैसे कल मैंने दूधनाथ पांडे, तो यानी एपीओ में डिस्कस किया था, जैसे आप लोगों को नहीं पता, लेकिन कल एक केस डिस्कस किया था मैंने दूधनाथ पांडे का, या फिर हमने यहाँ पे वो संतोष कुमार सिंह को डिस्कस किया है। तो संतोष कुमार सिंह में क्या था? संतोष कुमार सिंह 3 बजे गया, 4 बजे मारा, 5 बजे वहां गया, 6 बजे वहां गया, तो इट्स ए ऑल कंटिन्यूटी में सारे काम हो रहे हैं। हमने संतोष कुमार सिंह में ये सारे फैक्ट्स में डिस्कस किया। तो मतलब अगर टेप रिकॉर्डर में कोई चीज रिकॉर्ड हो रही है, तो वो चीज इन सेम ट्रांजेक्शन में हो रही है, वो चीज अनइंटरप्रेटेड है। क्या उस कॉल रिकॉर्डेड के बीच में वो जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, या फिर कोई भी रिकॉर्ड किया उसका स्टेटमेंट आर.एम. मलकानी का, क्या उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते समय क्या बीच में उसकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है? स्पष्ट आवाज है, क्लियर आवाज है, तो इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें। सच रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट, सच रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट, सच रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 2D, 2D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए, ऐसी रिकॉर्डिंग, ऐसी रिकॉर्डिंग, ऐसी रिकॉर्डिंग, ऐसी रिकॉर्डिंग भी एक दस्तावेज है, भी एक दस्तावेज है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 2D के अंतर्गत। क्योंकि सर ये भी क्या है, अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट ही है। अगर 2D में अब आप जाएंगे 2D में, एक बार 2D में जाइए, एक दस्तावेज है, एक बार 2D में जाइए सर, और 2D में जाके इलस्ट्रेशन 6 देखिए, इलस्ट्रेशन 6 नए वाले बैरेक्ट में मिलेगा, ये पुराने में नहीं मिलेगा। 2D में जाके इलस्ट्रेशन 6 में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वॉइस मेल मैसेजेस, लिखा हुआ है
all electronic record on email, server log, documents, computers, laptop, smartphone, message, website, locational evidences, voicemail messages stored in digital device and documents. बात समझ में आई? तो सर टेप रिकॉर्डेड भी यहाँ पे आ जाता है. अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन अब उसको इलस्ट्रेशन के रूप में ऐड कर दिया है, पर पहले तो नहीं था ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ही था. मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला 1973 में, भैया हम तो उससे भी 50 साल लेट है इस चीज को डायरेक्ट में लेके आने में. हम कितने साल लेट हो गए? हम 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की 1973 की बोली हुई बात को लेके आए हैं. 1973 से 2023 हो गए ना, 50 साल हो गए. 50 साल बाद हमने जाके उसको इनेक्ट किया है. हम सोचो कितने ढीले काम करते होंगे. उसमें समझ में आ रही है बात? मतलब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने आर एम मलकानी को बोला था, और आर एम मलकानी ने बोला था कि इट इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट. अब उसको बहुत स्लो काम नहीं अपने पार्लियामेंट का. बताइए 50 साल लग गए उसको डायरेक्ट में लेके आने में. चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखिए. ऑन एविडेंशियरी वैल्यू साक्ष्यात्मक मूल्य पर ऑन एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ सच स्टेटमेंट द कोर्ट हैज स्टेटेड दैट. साक्ष्यात्मक मूल्य पर न्यायालय द्वारा कहा गया कि ऑन एविडेंशियरी वैल्यू द कोर्ट हैज स्टेटेड दैट such type of evidence must received with caution. ऐसे साक्ष्य को न्यायालय द्वारा सावधानी पूर्वक ग्राह्य करना चाहिए. क्योंकि 10 टेप रिकॉर्डिंग मस्ट बी जेन्युइन. क्योंकि काट दीजिए, ऐसे लिखिए, 10 को भी काट देना, ऐसे लिखना. एज क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि क्वेश्चन के साथ लेना चाहिए. एज सच टेप रिकॉर्डिंग मस्ट बी जेन्युइन. यहां टेप रिकॉर्डिंग असली होनी चाहिए. एंड फ्री फ्रॉम टेम्परिंग और म्यूटिलेशन. और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. एंड इट इज फ्री फ्रॉम टेम्परिंग और म्यूटिलेशन. ठीक है. एंड कोर्ट शुड ऑल्सो satisfied with its accuracy. और न्यायालय को उसकी सटीकता का भी सही अंदाजा होना चाहिए. पॉइंट नंबर 4 लिखिए. इफ द टेप रिकॉर्डिंग इज ऑब्टेन्ड अनलॉफुली. यदि किसी टेप रिकॉर्डिंग को अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो, द टेप रिकॉर्डिंग इज ऑब्टेन्ड अनलॉफुली, इट विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस. तो भी उसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करना पड़ेगा. ठीक है, यहां तक क्लियर हुए? चलिए अब हेडिंग डालिए एडमिसिबिलिटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड.
इसमें दो केस लिखवा देता हूँ मैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं लेकिन मैं दो जो रिसेंट आए हैं अभी मैं वो लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो 2023 का जजमेंट है, 6 नवंबर 2023 का। पहले मैं 2020 वाला जजमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अर्जुन पंडित राव कोटकर वर्सेस वर्सेस कैलाश कुशन राव कैलाश कुशन राव गोरंत्याल गोरंत्याल 2020 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, द सर्टिफिकेट अंडर द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63 is mandatory for the admissibility of is mandatory for the admissibility of electronic record for the admissibility of electronic record। धारा 63 के अंतर्गत दिया जाने वाला धारा 63 के अंतर्गत दिया जाने वाला धारा 63 के अंतर्गत दिया जाने वाला एक सेकंड 63 देख लेते ना। दिया जाने वाला प्रमाण पत्र आज्ञापक है किसी भी साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संबंध में दूसरा केस लिखिए, मैं केस को भेज देता हूं, आपके ग्रुप पे डाल देता हूं। यू गाइस शुड रीड दिस जजमेंट, दिस ए वंडरफुल जजमेंट। मैंने आपके देखिए एक बार आपको ग्रुप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पोस्ट कर दिया है ये जजमेंट। दूसरा जजमेंट लिखिए इसमें, टी नसीर अलियास नासिर टी नसीर अलियास नासिर ऐसे लिखिए, इसे थोड़ा सा चेंज करना है इसको। जिसका ओरिजिनल नाम है वो ये है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी नसीर अलियास नासिर। दिस इज द ओरिजिनल नेम। अलियास एट बोलते ना, एट, वो है ये एट जीमेल होता ना आपका, वो है ये एट। इसको हम लोग कोर्ट की लैंग्वेज में अलियास कहते हैं। उर्फ होता है ना भाई, आपके दो नाम हो सकते हैं ना, आपका नाम चिंटू भी हो सकता है ना, हेमांग उर्फ चिंटू, वैसा है ये।
तो ये चिंटू है, मतलब की बात ये 2023 का जजमेंट है। सबका घर का कुछ नाम होता है ना। क्या नाम है आपके घर का? हाँ, हैप्पी। आपका क्या नाम है घर पे? काशी। क्या बोलते हैं? हेमा भी बोलते हैं, हेमा भी बोलते हैं। आपका क्या नाम है? क्या बोलते, इतना ही बोलते हैं घर पे भी, हेमा। मेरा नाम पिंटू है घर पे, पिंटू। नाम घर पे पिंटू है। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए द सुप्रीम कोर्ट रिहाइड्रेटेड, द सुप्रीम कोर्ट रिहाइड्रेटेड, द सुप्रीम कोर्ट रिहाइड्रेटेड, द सुप्रीम कोर्ट रिहाइड्रेटेड द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ अर्जुन पंडित राव खोटकर। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिहाइड्रेटेड द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ अर्जुन पंडित राव खोटकर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन पंडित राव, अर्जुन पंडित राव, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन पंडित राव में दिए गए फैसले को दोहराया, में दिए गए फैसले को दोहराया, में दिए गए फैसले को दोहराया, में दिए गए फैसले को दोहराया। और बेसिकली और डिटेल में जाते हो तो ये जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ना, ये दिया जा रहा है सेक्शन 23 के क्लोज 4 में। यहाँ ये सर्टिफिकेट है 23 का 4, 23 के 4 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 23 के 4 में सर्टिफिकेट है, मतलब बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के अंदर 23 के 4 में सर्टिफिकेट है। पहले क्या था, 65B4 में था ये सर्टिफिकेट। पहले कहाँ था ये सर्टिफिकेट? पहले था 65B4, अब ये बन गया 23 का 4। वहां पे सर्टिफिकेट है, जाके देखिए एक बार 23 के 4 में कोई सर्टिफिकेट की बात कर रहा है क्या? वहां पे कोई प्रमाण पत्र की बात कर रहा है क्या? आप पुराने बैरेक्ट वाले बच्चे 65B का चौथा निकालिए, अब बेटा नया बैरेक्ट ला दे। और कोई ला रहा हो तो 2 लाना है, कश्मीरा के लिए भी लेके आना। अरे सॉरी 23 क्या 63 यार, अरे मेरे भी कहाँ दिमाग रहता है कभी कभी। 63 का वो देखिए, 63 का 4 देखिए, और मैं सोचू 23 का 4 तो है ही नहीं। कभी कभी मैं भी, देयर इज मल्टीपल थिंग्स गोइंग इन माय माइंड राइट नाउ। मैं सोच रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए, इसके बाद तुमको उसकी भी एडमिसिबिलिटी लिखा देता हूँ मैं। 116 की भी, क्योंकि वो टॉपिक सब आएंगे जब आएंगे, लेकिन हम जब एडमिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ग्राह्यता की बात कर रहे हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। मैं दिखा वहां पे एक सर्टिफिकेट 63 के 4 में, हैव यू फाइंड द देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए सर्टिफिकेट। चलिए अब हेडिंग डालिए अगली, चलिए अब हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालिए, लिखिए एडमिसिबिलिटी ऑफ डीएनए एविडेंसेस, admissibility of DNA evidences in case of legitimacy, in case of legitimacy, admissibility of DNA evidences in case of legitimacy। लिखिए, लिखिए डीएनए साक्ष्य की, हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए, डीएनए साक्ष्य की धर्मजत्व के संबंध में, धर्मजत्व के संबंध में, डीएनए साक्ष्य की धर्मजत्व के संबंध में, ग्राह्यता के संबंध में सिद्धांत, धर्मजत्व के संबंध में ग्राह्यता के संबंध, ग्राह्यता से संबंधित सिद्धांत, लेजिटिमेट, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी लिखा है बस, हाँ बस पूरा लाइन बोलिए एक बार, बस लेजिटिमेसी तक ही है, उसके आगे कुछ नहीं है, बस यहीं तक ही बोला है। अब क्या होता है सर इस केसेस में, देखिए कुछ जजमेंट आए यहाँ पे, और जब मैं आपको 116 पढ़ाऊंगा तो ये क्या है सर, एक कंक्लूसिव प्रूफ है, मतलब
कुछ चीजें साबित हो जाती है तो कोई पार्टी एविडेंस नहीं दे पाएगी। कुछ चीजें कैसे साबित हो जाती है, ये शादी होने के 280 दिन के अंदर, शादी होने के बाद में कोई भी अगर पैदा होगा तो उसके पिताजी उसी को माना जाएगा। मतलब शादी आज की है और 2 महीने बाद बच्चा हो जाता है घर में, तो पिताजी वही माने जाएंगे। अभी आप कितना ही कहते रहो कि सर मैं तो मिला ही अभी 1 महीने पहले ही हूँ शादी के, नहीं माना जाएगा। फिर देखिए, आप सिद्धांत को समझिए, आप पर्पस समझिए। द पॉइंट इज द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस प्रोविजन 116, इसका पर्पस ये था कि बच्चे को बास्टर्डाइजेशन से बचाया जा सके। मतलब बच्चे को एक पिता का नाम दिया जा सके समाज में, वरना उस बच्चे को क्या कहेंगे कि अवैध है ये बच्चा, क्योंकि इसके पिता का नाम नहीं है। देखिए, माँ का नाम हो या ना हो, लेकिन पिता का नाम हमेशा बच्चे के साथ होना चाहिए, क्योंकि उसको जीवन भर वही चीजें फेस करनी पड़ती है। अरे पुष्पा के पास क्या क्या नहीं था, पुष्पा के पास पिता का नाम नहीं था, अरे पुष्पा के पास तो सब कुछ ही था ना, उसके पास नाम नहीं था। तो सर इस टाइप के प्रोविजन को बचाने के लिए 116 को लेके आया गया, और 116 जो था उसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि पिता का नाम देना रखना जरूरी है। बहुत सारे जजमेंट पढ़ेंगे इसमें, सेतु वर्सेस पालिनी पढ़ेंगे, उसमें ये हुआ कि अक्टूबर में की शादी, मान लीजिए एक डब्ल्यू वुमन है, उसने एन से शादी करी अक्टूबर में, दिसंबर में डाइवोर्स ले लिया एन से, ठीक है ना, दिसंबर के महीने में एन से डाइवोर्स ले लिया, और जनवरी के महीने में डब्ल्यू ने पी से शादी कर ली, और मार्च में इन दोनों को क्या हो जाता है, डब्ल्यू और पी को मार्च में एक बच्चा हो जाता है। तो पी मना करता है कि भाई ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है, हमें तो शादी को ही 3 महीने हुए हैं अभी। बात समझ में आई? अक्टूबर में शादी करी, दिसंबर में डाइवोर्स किया, जनवरी में इस महिला ने दूसरी शादी कर ली, पी के साथ में एक बेबी होता है। सेतु वर्सेस पालिनी के फैक्ट सही है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ भी बात हो, पिताजी तो क्या रहेंगे, आप ही रहेंगे। देखिए, ये केसेस तुम्हें सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मेंटेनेंस देने की बारी आती है ना, किसकी बारी आती है, भरण पोषण देने की बारी आती है, मेंटेनेंस देने की बारी आती है। मान लीजिए इनके बीच में अब रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि ये इसको डाइवोर्स देना चाहता है, लेकिन अब डब्ल्यू क्या मांगेगी, मेंटेनेंस, खुद के लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। अब सोचो वो आदमी उस चीज के लिए मेंटेनेंस पे कर रहा है जो बच्चा उसका है भी नहीं। कुछ एक्सेप्शन हैं इस प्रोविजन के, लेकिन इसका 116 का जो लार्जर पर्सपेक्टिव है ये है कि किसी बच्चे को पितृत्व से उसकी रक्षा करना, मतलब उसके पास में लेजिटिमेसी होनी चाहिए, वो सोसाइटी में लेजिटिमेट कहलाए, ना कि इलेजिटिमेट। उसको सब लोग धर्मज बोले, ना कि अधर्मज। पढ़ाए ना आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, धर्मज अधर्मज, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, उसकी मैं बात कर रहा हूं। केसेस के नाम लिखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए, अब सवाल ये है सर कि इन केसेस में एक आदमी अपनी डीएनए रिपोर्ट ले आया, क्या ले आया, अरे प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक से उसने क्या करा लिया, अपने बच्चे का भी डीएनए करा लिया और खुद का भी डीएनए करा लिया। अब वो कोर्ट जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, अब वो कोर्ट जाना चाहता है और कोर्ट को बोलता है जाके कि सर ये देखो हम दोनों की डीएनए की रिपोर्ट। समझ जा सब, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, मतलब दोनों मियाँ बीवी की शादी हो जाती है इनको शादी के 6 महीने बाद एक फुल्ली ग्रोन बेबी होता है। 6 महीने बाद क्या होता है, फुल्ली ग्रोन। अगर 6 महीने में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो फुल्ली ग्रोन तो होगा नहीं, होगा क्या फुल्ली ग्रोन, लेकिन कुछ 6 महीने बाद फुल्ली ग्रोन बेबी हुआ, वो ऐसा बेबी जो कि जिसने मदर के वॉर्म के अंदर 280 दिन स्पेंड किए हों। हस्बैंड को शक हो जाता है। एक दिन हस्बैंड क्या करता है, बच्चे को लेके जाता है कि इसका मेडिकल करवा के लाते हैं, सब ठीक तो है, बीमार तो नहीं है। वाइफ बोलती मैं भी चलती हूँ, नहीं तू मत चल, मैं जाता हूँ। हस्बैंड ने एक प्राइवेट लैब के अंदर अपना भी ब्लड सैंपल दिया और अपने बच्चे का भी ब्लड सैंपल दिया टू चेक द पैटर्निटी। अब इंडिया में डीएनए सैंपलिंग बैन है, विदाउट कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हो सकता। सुनिए के बाद, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप डीएनए सैंपलिंग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? वरना कितने घर टूटेंगे इंडिया में तुम्हें पता भी नहीं है। तो कोर्ट ने क्या किया, इसको बैन किया हुआ है। अब समझिएगा बात और सुनिएगा बात, इट इज इलीगल इन इंडिया। कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए आपके पास। तो सर ये जाता है और सैंपलिंग करा लेता है, और वहां पे डीएनए मिसमैच हो जाते हैं, पता चल जाता है कि भाई ये तो इसका बच्चा नहीं है। ये आदमी क्या करता है सर, इसी के खिलाफ केस करता है अंडर सेक्शन
34 ऑफ SRA। और सूट का नाम क्या होता है? सूट का नाम होता है, वाद का नाम होता है क्या? डिक्लेरेशन। क्या किया जाए भाई? यहां से घोषणा करवाई जाए, यहां से घोषणा करवाई जाए दैट दैट इसके बच्चे को भी एक नाम दे देते हैं, इसके बच्चे को नाम देते हैं ए, ठीक है ना? दैट ए इज नॉट माई लेजिटिमेट चाइल्ड। क्या घोषणा करना चाहता है? देखिए सेक्शन 34, जिसको नहीं पता, सेक्शन 34 एक ऐसी चीज होती है जिससे आप किसी भी चीज को घोषित करा सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, कोई आपको संपत्ति नहीं दे रहा, तो जाके बोल दीजिए कि भाई डिक्लेयर करो कि मैं ओनर हूं उस घर का। किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो। डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं होता है उसका। क्या एग्जीक्यूशन होगा? मतलब डिग्री मिलने के बाद में, जब आपको डिग्री मिल जाएगी कोर्ट से, मतलब मान लीजिए कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ हाँ ये आपका बच्चा नहीं है, क्या उसका एग्जीक्यूशन होगा? क्या निष्पादन क्या होगा? कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट की डिग्री होगी, उसको टाक लो घर के अंदर कि देखो कोर्ट ने बताया कि मैं मालिक हूं। इस टाइप की डिग्री, और कोई फालतू डिग्री, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन अधिकारों को बताती है। जैसे एक महिला ने केस कर दिया अपने हस्बैंड के, मतलब ऐसा था, एक आदमी ने 2 शादी कर ली, ठीक है, और जो दूसरी पत्नी थी वो कोर्ट चली गई और जाके क्या बोलती है कि डिक्लेयर करो कि मैं ही उसकी लेजिटिमेट वाइफ हूं, वो नहीं है दूसरी वाली। ऐसे केसेस होते हैं। डिक्लेयर करो कि ये मकान मेरा है, किसी और का नहीं है। मान लो तुम किराएदार हो, तुम मकान में रह लिए 12 साल, तुमने एडवर्स पोजीशन से अपना टाइटल क्या कर लिया? परफेक्ट कर लिया। तुमने तुम्हारे पास जो हक था वो अपूर्ण था, तुमने 12 साल निकालने के बाद में उस हक को पूर्ण कर लिया, तुमने अपने टाइटल को परफेक्ट कर लिया 12 साल निकलने के बाद में। समझ में यही बात? और जैसे 12 साल निकलने तुम्हारा टाइटल हुआ परफेक्ट, परफेक्ट होते तुमने क्या किया? चले गए कोर्ट में कि डिक्लेयर करो कि इस मकान का मालिक कौन है? मैं हूं। इतना टाइम कैसे लग गया? भूल गया था? भूल गए थे? मोहित, तो द थिंग इज कि घोषणात्मक डिग्री ऐसी होती है। मान लो उस आदमी ने करवा लिया और चला गया कोर्ट के अंदर, तो क्या कोर्ट उसको अलाउ कर देगा उसकी पैटर्निटी डिनाई करने के लिए? आप बताइए मुझे। वो बोलेगा कि मैं इसका पिता नहीं हूं, कोर्ट को बोलेगा चलो डिक्लेयर कराओ, कोर्ट मना कर देगा कि नहीं हम नहीं कर सकते। और पहली बात, जो इसने एविडेंस भी करवा लिया है, तो कोर्ट भी इसको क्या क्या नहीं करेगा, उसको मानेगा नहीं। मानेगा क्या कोर्ट? क्या पता ये लैब वाले को 10-15 हजार जाता देखे अपने फेवर में रिपोर्ट कराओ लाया हो, क्योंकि मेंटेनेंस बच जाएगा ना अल्टीमेटली। अरे अगर यहां से डिक्लेयर हो जाए कि ये फादर नहीं है, तो क्या क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस बचेगा जीवन भर का। मतलब 18 साल तक बच्चे को क्या देना पड़ेगा? जब तक वो 18 साल का नहीं जाता तब तक क्या दोगे उसे? उसको मेंटेनेंस दोगे आप? बात समझ में आई कि क्यों ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं? तो दिक्कत क्या है कि ये जो डीएनए एविडेंस के सैंपल हैं, ये एडमिसिबल होंगे नहीं होंगे? अब टाइटल पढ़ी जो लिखवाया मैंने आपको, हेडिंग जो लिखवाई ना मैंने आपको, जो हम पढ़ेंगे अब, लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग हम देखा जाएगा कि अब जो डीएनए सैंपल है वो एडमिसिबल है या नहीं है। मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा जब 116 पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग 2 जजमेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है? 2 जजमेंट है, 2 जजमेंट हम लोग लिख लेते हैं। ये बात समझ में आई? क्या है 116? कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ ये है कि कोर्ट मना कर देगा कि भाई हमें कोई सबूत चाहिए ही नहीं है आपसे, आप कुछ भी दो, हम नहीं सुनने वाले, हम तो आप ही को पिता मानेंगे। कोर्ट भगा देगा पार्टी को। बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए आपके पास में, प्राइमा फेसी एविडेंस से काम नहीं चलता है। क्या क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए, तब जाके काम चलता है। ऐसा नहीं डॉक्टर की रिपोर्ट दे रहे हो कि जो बच्चा पैदा होता है 6 महीने में वो फुल्ली ग्रोन है, मेच्योर है। हो सकता है ना कि कभी कभी कोई एक्सेप्शन ही हो गया हो, नहीं नहीं पड़े कोई, जरूरी है कोई, जरूरी है 6 महीने वाले बच्चे को जरूरत ही पड़े वेंटिलेटर की और इन सब की, चाइल्ड केयर यूनिट की? जरूरी है क्या? अरे आवश्यक है क्या? कभी कभी 6 महीने वाले बच्चा भी स्ट्रांग होता है, जितना उसको साइकिल पूरा करना होता है कर लिया उसने, हो गया स्ट्रांग, चलो। लोग क्या करते हैं, इससे स्कीम लगाते हैं पैसा बचाने की। तो कोर्ट भी इन चीजों को जानती है, इसलिए जो कोर्ट भी ये जो प्रोविजंस बनाए थे जिन्होंने हमारे लिए, उन लोगों ने इन प्रोविजंस को परमिट नहीं किया कि नहीं नहीं हम इनको नहीं मानते। केस का नाम लिखिए, नंदलाल वासुदेव बड़वायक। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है।
उस कोने में बैठा करो आप नीचे, और उस तरह का पंखा बंद कर दिया करो। सही बता रहा हूँ मैं? उस कोने में बैठी और उस पंखे को ऑफ कर दीजिए। नंदलाल वासुदेव, नंदलाल के जो पिताजी थे उसका नाम, उनका नाम क्या था? वासुदेव। नंदलाल वासुदेव बड़वायक वर्सेस लता नंदलाल बड़वायक। लता कौन थी? इनकी वाइफ। नंदलाल जी की कौन थी? बड़वायक, लता नंदलाल बड़वायक। 2014 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट शायद डिलीवर किया था जस्टिस, चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा ने, राजेंद्र मल लोढ़ा, जोधपुर के ही आर एम लोढ़ा साहब। लोढ़ा साहब ने जजमेंट दिया था। ये क्या बोला तो लिखिए। डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, cannot be used for rebutting of evidences which are conclusive in nature, which are conclusive in nature, which are conclusive in nature। जो कोई भी साक्ष्य निश्चायक रूप से, जो कोई भी साक्ष्य निश्चायक सबूत है, जो कोई भी साक्ष्य निश्चायक सबूत है, तो उनके खंडन के लिए, तो उनके खंडन के लिए, तो उनके खंडन के लिए तो उनके खंडन के लिए, तो उनके खंडन के लिए डीएनए टेस्ट को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है। डीएनए टेस्ट को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है। इंग्लिश में क्या लिखवाया था मैंने? पूरे लाइन बोलिए एक बार। कांट को ना, इसको ऐसा कीजिए, डीएनए टेस्ट कैन बी यूज कीजिए, इसको डीएनए टेस्ट कैन बी यूज, हाँ इसको कैन बी यूज कीजिए प्लीज। डीएनए टेस्ट कैन बी यूज, ठीक है, कैन बी यूज टू रिबट कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ तो लिख लिया है इसमें। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रुथ है, सच्चाई है किसी बात में, अगर कोई बात सच है तो भैया फिर तो 112 या 116 किसी का भी प्रेजम्पशन कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, भाई उपधारणा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, निश्चयक सबूत कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन सुनिए क्या बात, लेकिन उसका खंडन किया जा सकता है। क्योंकि देखो सच्चाई, आज साइंटिफिक एविडेंसेस जितने भी हैं भाई वो सच्चाई तो बता रहे हैं ना आपको। अब अननेसेसरी क्यों किसी को क्यों सफर करे भाई? बच्चा, ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आप सच्चाई नहीं बताएंगे तो अल्टीमेट सफर कौन करेगा? बच्चा करेगा। अगर आप सच्चाई, देखिए ऐसा है कि अगर आपने सच्चाई बता दी, सफर कौन करेगा? बच्चा। सच्चाई नहीं बताई तो सफर कौन करेगा? पिता। बात समझ में आ रही है? किसी न किसी को सफर करना ही है ना। एक वो पिता जीवन भर उसके बच्चे को शक की निगाह से देखेगा, अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, उससे चाहता तो ये उसको बता दो कि भाई तेरा बेटा नहीं है, ताकि वो उससे अलग हो जाए। बात समझ में आ रही है? एक तो वो जिंदगी भर शक ही करता रहे। चलिए यहां तक हो गया खत्म। अब वो जो चीज थी जो मेरे को बतानी थी आप लोगों को, उसको खत्म करते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। when matter in issue, when matter in issue, when matter in issue, when matter in issue became when matter in issue became fact in issue, when matter in issue became fact in issue, when matter in issue became fact in issue। कब विवादक विषय विवादक तथ्य बन जाते हैं? कब विवादक विषय
विवादक तथ्य बन जाते हैं। कब विवादक विषय विवादक तथ्य बन जाते हैं। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था पहला पॉइंट, कि जब आर एम मलकानी का पहला पॉइंट क्या लिखवाया था कि भाई जब क्या होगा, कोई भी तथ्य विवादक तथ्य या फिर विवादक विषय से संबंधित हो, जब भी कोई फैक्ट किससे रिलेटेड हो, मैटर एंड इश्यू से रिलेटेड हो। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम क्या फैक्ट एंड इश्यू यूज कर सकते थे क्या। मैंने ऐसे कहा था कि जब भी कोई फैक्ट किससे संबंधित हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब भी कोई फैक्ट किससे संबंधित हो, मैटर एंड इश्यू से संबंधित हो, मतलब किससे संबंधित हो, विवादक विवादक विषय से संबंधित हो, तो वो चीज क्या होती है सर, रिलेवेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ठीक है। वो चीज क्या होगी सर, सुसंगत होगी। अब सवाल ये है, और समझने की कोशिश कीजिएगा, सबको पता है मैटर इश्यू क्या होता है, सबको पता है विवादक विषय क्या होता है। विवादक विषय क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ कि सर आपको कोई भी सभी चीज का क्या मिला, टाइटल कैसे मिला, आपको हक कैसे मिला। जैसे जैसे मैं एक मकान में रहता था, ठीक है ना, वो मकान मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा यार बहुत अच्छी मकान है, बढ़िया मकान है। मैंने उस मकान के जो ओनर थे, जो दिल्ली में रहते थे, ठीक है ना, इनका नाम मान लीजिए एच था। मैंने उनसे बात करी और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आपका मकान अच्छा है, प्लीज इसको मुझे बेच दीजिए अगर आप बेचने में इंटरेस्टेड हो तो। उन्होंने बोला ठीक है सर। मैंने 50 लाख रुपए देके वो मकान खरीद लिया। अब कल को कोई दूसरी पार्टी आके, थर्ड पार्टी आके इस मकान पे क्लेम करती कि ये मकान मेरा है, तो मैं क्या बोलूंगा उसे कि भैया मेरे पास क्या है, इसका टाइटल है, मेरे पास क्या है इस मकान का हक है। और ये टाइटल मुझे मिला कैसे, मुझे ये टाइटल मिला कैसे, सेल के थ्रू मिला सर। मैंने क्या किया था, इस मकान को सेल किया, मतलब सेल परचेज में खरीदा है मकान, परचेज किया है मैंने सेल के थ्रू, ठीक है ना। तो सर ये क्या है मेरा मैटर इन इशू, क्या हो गया मेरा ये मैटर इन इश्यू हो गया मेरा। ये बात समझ में आ गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवादक विषय। विवादक विषय का मतलब कि आपको प्रॉपर्टी का टाइटल कैसे मिला, ये बात समझ में आई। अब मैं हमारा सवाल ये है कि कब, व्हेन मैटर इन इश्यू कैन बिकेम फैक्ट इन इश्यू। ये लिखा है कि कब विवादक तथ्य, कब विवादक विषय विवादक तथ्य बन जाते हैं। ये यही लिखवाया मैंने आप लोगों को कि कब विवादक मैंने ये लिखा है कि कब विवादक विषय विवादक क्या बन जाते हैं सर, ये लिखवाया हमने कि कब विवादक विषय विवादक तथ्य बन जाते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस में चेंज होता है, ये क्या होता है, क्या हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली का मतलब कि कभी हम मैटर इशू लिख दें, कभी हम फैक्टर इशू लिख दें, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग। हाँ लिख सकते हैं। अब आप ये डायग्राम मैंने उस टाइम भी बताया था, दोबारा से उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए एक डायग्राम बनाऊंगा, इसको बनाते रहना, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि मैटर इन इशू कब क्या बन जाता है, फैक्ट इन इशू कब एक विवादक विषय विवादक तथ्य बन जाता है, इसको बताऊंगा। एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बना लीजिएगा और समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। डायग्राम बनाइएगा फ्रेश पन्ने में। मैटर इन इशू सवाल पूछा हुआ है, सवाल आया हुआ है, दिल्ली जुडिशरी में पूछा हुआ सवाल है ये, दिल्ली जुडिशरी में सवाल आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
मैटरन इशू, विवादक विषय। सर दो तरह के मैटरन इशू होते हैं, दो तरह के मैटरन इशू होते हैं। मैडम आज भी लेट हो गए आप। आज हिमांग को डांट लगी लेट आने के चक्कर में। तो आप लोग ऐसे तो नहीं सोचते होगे ना कि सर वो को डांटते नहीं है। तुम अपने हो हिमांग, इसलिए तुम्हें डांट देता हूं मैं। चलिए सॉरी। देखिए कुछ बातें ऑफलाइन ही होती तो अच्छा लगता है, मैं उसको माइक को बंद कर देता हूँ बीच बीच में। देखिए दो तरह के मैटरन इश्यू होते हैं, विवादक विषय दो तरह के होते हैं। एक मैटरन इश्यू वो होता है जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, तो तेज बनाइएगा, तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू होता है, जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू होता है। हिंदी में लिखाता हूं इसको। एक वो होता है सर जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू होता है, एक वो होता है जो प्रत्यक्षतः और सारतः, लिखिए प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्षतः और सारतः, प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक होते हैं, प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक होते हैं। और दूसरा होता है सर, दूसरा होता है कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। लिखाया हुआ है, पहले बताया हुआ है क्लास में, सीपीसी में हो रखा है ना ये, और फिर भी आप लोग आंसर क्यों नहीं देते? फिर बताओ, चलाने के लिए मुझे आपने बोला ये बात। बताना चाहिए ना, जब पूछ रहा था, तब अब पढ़ा रहा हूं तब बता रहे हो कि सर कोलेटरल एंड इंसिडेंटली इशू। दूसरा होता है सर कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इशू। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़िए। कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इशू, इसको बोलते हैं समपार्श्विक रूप से, समपार्श्विक रूप से, समपार्श्विक रूप से और संयोगवश विवादक, समपार्श्विक रूप से और संयोगवश विवादक, समपार्श्विक रूप से और संयोगवश विवादक, समपार्श्विक रूप से और संयोगवश विवादक। देखिए सर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संयोगवश और विवादक हमें क्या मतलब है? हमें किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू से। मतलब वो मामले जो विवक्षित और सारता रूप से एक साथ जुड़े हुए हो, हमें किस चीज से मतलब है? हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब है। बात समझ में आ रही है? हमें इसी से मतलब नहीं कि मैटर विच आर कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इश्यू, हमें मतलब नहीं है। सर ये मैटर कौन से होते हैं कोलेटरली, जिससे मैं कह रहा हूँ संयोगवश जो विवादक बन गए हैं, जिनको जरूरत नहीं थी सोल्व करने की। एग्जाम्पल देता हूँ इसका, इस चीज का एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है इसमें। इस चीज का एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कोर्ट को इससे मतलब क्यों नहीं रहता, समझना बात। ऐसा था सर, बहुत सारे मकान बने हुए थे, ये ए का मकान, बी का मकान, सी डी ई का मकान है, ठीक है ना सर?
एक दिन क्या है सर, नगर पालिका ने कार्रवाई करी और उसमें एक का मकान तोड़ दिया, ये बोल के कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बना हुआ है। ये बोल के क्या तोड़ दिया, मकान इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बना हुआ है। नगर पालिका को मैं डिवोट करता हूं एन से, ठीक है ना, एन मतलब नगर पालिका, म्युनिसिपालिटी इसको बोलते हैं। सर एक केस फाइल कर देता है नगर पालिका के ऊपर, क्योंकि एक का मकान टूट गया था सर। एक की तरफ से बयान देने आते हैं बी, वो बोल, और बी अपना एक पट्टे की कॉपी भी लगाता है कोर्ट के अंदर। क्या लगाता है, बी अपने पट्टे की कॉपी भी लगाता है। जितने में बी अपने पट्टे की कॉपी लगाता है तो दूसरी पार्टी उसको देखती है, जो नगर पालिका का एडवोकेट होता है, वो पता क्या कहता है, सर बी का मकान भी अवैध है, इसको भी तोड़ने का आदेश दीजिए। क्या बोलता है, बी का मकान भी अवैध है सर, इसको भी तोड़ने का आदेश दीजिए। तो कोर्ट बोलता है कि सर ये जो इशू है ना, ये कोलेटरल इंसिडेंटल इशू है, मतलब ये हमारे पास में संपार्श्विक रूप से और संयोगवश विवादक बने। हमारा केस एक्चुअली में ए वर्सेस एन है, हमें बी से क्या मतलब है, बी का मकान जो है तो तुम तोड़ लो, जैसे इसका तोड़ा वैसे तोड़ लो, मेरे को क्या मतलब है कि मैं उसका आदेश दूं तोड़ने का। बात समझ में आ रही है, कोर्ट को इससे क्या मतलब है। तो ये वो इशू है जो संयोगवश विवादक बन गए हैं, कोर्ट उसमें ध्यान में नहीं देती। दूसरी पार्टी एप्लीकेशन लगा रही है, सर बी का मकान तोड़ने का भी आदेश दीजिए, तो कोर्ट को क्या मतलब है, भैया केस फाइल हुआ है ए वर्सेस नगर पालिका के बीच में। अब तुम बोल रहे हो बी का मकान भी तोड़ने का आदेश दो, तो तुम क्या आदेश दे दोगे क्या, तुम ये तो कहोगे ना एज ए कोर्ट, जब आप जज बन के बैठोगे तो ये तो कहोगे ना कि मुझे इससे क्या मतलब है, आप तो ये वाला केस चलाओ। बात समझ में आ रही है। तो सर यहाँ पे विवादक तो है, देखिए मैटर इश्यू तो है, लेकिन हमें मैटर इश्यू से किससे मतलब है, कोलेटरल इंस्टीट्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या चलता है, हमें किस सिर पर किससे मतलब है, उस चीज से मतलब है जो कि डायरेक्टली इन सब्सटेंशियल इशू है, जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो एक का केस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस सिंपल एग्जांपल के साथ स्टक रहना। आगे चलिए, फिर मान लीजिए अगर कोई विवादक इफ नॉट रेज्ड इशू, यदि किसी विवादक को न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जाता, इफ नॉट रेज्ड इशू, यदि किसी विवादक को न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जाता, लिखिए जल्दी जल्दी, और दूसरा लिखिए इधर, इफ रेज्ड एनी इशू, न्यायालय के समक्ष उठाया जाता है, न्यायालय के समक्ष विवादक को उठाया जाता है, न्यायालय के समक्ष विवादक को उठाया जाता है, ठीक है। अगर आपने नहीं उठाया तो सर क्या लग जाएगा उस पर, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, जो आपको उठाना चाहिए था जो आपने नहीं उठाया, मतलब आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, ठीक है। क्या लगेगा, आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत। अरे सर दो ही तो चीजें होगी, या तो आप रेस जुडिकेटा या फिर आप मैटर इशू उठाओगे, नहीं उठाओगे। दूसरी चीज, अगर आपने उठाया है तो यहां से दो चीजें हो सकती है, सर आपने एडमिट कर लिया किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को क्या कर लिया आपने, एडमिटेड कर लिया, मतलब किसी तथ्य को स्वीकृति दे दी, और जैसे ही स्वीकृति दे दी तो फिर विवादक क्या बचा। आप बोलिए, अगर मैं कोई फैक्ट को एडमिट कर लेता हूं कोर्ट के अंदर तो फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। मैं कोर्ट में मेरे खिलाफ मान लीजिए किसी ने केस फाइल किया कि सर इसने 1 लाख रुपए नहीं दिए मेरे चुकाने, मैं पहली तारीख को गया और मैंने जाके एडमिट कर लिया कि हाँ यार तेरे 1 लाख रुपए बाकी है, मेरे को सर कोर्ट की तरफ से 6 महीने का समय दिया जाए, उसको भी रोका जाए कि मुझे परेशान ना करे, 6 महीने में इसका पैसा मैं लौटा दूंगा। मान लीजिए मैंने पहली तारीख को बोल एडमिट कर लिया पहली तारीख को ही, तो कोर्ट ने क्या किया, मेरे एडमिशन पे, मेरी स्वीकृति पे न्यायालय ने एक डिक्री पास कर दी कि आदेशित किया जाता है कि 6 माह के भीतर पैसा लौटाया जाए। नहीं लौटाने की स्थिति में वादी वापस आ सकते हैं न्यायालय, मतलब प्लेंटिफ वापस कोर्ट आ सकते हैं और फिर से कार्रवाई शुरू करने के लिए कह सकते हैं। हाँ मतलब कोर्ट ने हैंड टू हैंड 12/6 के अंदर, कोर्ट ने ऑर्डर 12 रूल 6 की बात कर रहे हैं, वो हैंड टू हैंड कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया ऑन माई एडमिशन पे जजमेंट 12/6 के अंदर होता है। हैंड टू हैंड कोर्ट ने वहां क्या कर दिया सर, जजमेंट दे दिया। अब आगे सुनिए, अगर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो सर कोई इशू बचा क्या, मैंने कोई चीज एडमिट कर ली तो कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्वीकृति प्रदान कर देता हूँ किसी तथ्य को तो कोई है क्या सर, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसको डिनाई कर दिया, क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मैंने उसको प्रत्याख्यान कर दिया, क्या कर दिया, प्रत्याख्यान,
प्रत्याख्यान कर दिया, अगर मैंने उस चीज को मना कर दिया तो वही क्या बन जाएगा सर, इश्यू ऑफ फैक्ट। सिविल केसेस में इश्यू ऑफ फैक्ट और क्रिमिनल केसेस में विवादक तथ्य और तथ्यों के विवादक। तो बात समझ में आई? अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली, अगर आपको बात समझ में आई तो अल्टीमेटली क्या होता है सर, अल्टीमेटली बात ऐसी है कि जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, जो चीज मैटर इन इश्यू है, जो चीज क्या है सर, जो चीज क्या है सर, जो चीज मैटर इन इश्यू है वही चीज क्या है सर, अरे क्या समझ में आया कि जो चीज मैटर इन इश्यू है वही चीज क्या है, फैक्ट इन इश्यू है, इश्यू ऑफ फैक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज क्या बन गई है सर, ये बन गई है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो फैक्ट रिलेटेड किससे है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि विवादक विषयों से संबंधित है, मतलब वो फैक्ट, पहला पॉइंट पढ़ी आर.एम. मलकानी का एक बार जाके, तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है ना कि वो चीज किससे संबंधित है, अगर वो चीज मैटर इश्यू से संबंधित है तो वो चीज रिलेवेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कह देता अगर वो फैक्ट रिलेवेंट है टू द फैक्ट इन इश्यू या फिर इश्यू ऑफ फैक्ट, तो भी वो सेम ही बात होती, अरे बात सेम ही होती ना, क्योंकि पार्टी डिनाई करती जाती है कोई फैक्ट के ऊपर, तब जाके वो मैटर इन इश्यू क्या बन जाता है, सीधा इश्यू ऑफ फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू। और दोनों का अंतर मैंने बता दिया आपको कि इश्यू ऑफ फैक्ट क्या होता है और फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, जब से हम बीए से स्टार्ट किया हमने बताया ना दोनों का मतलब। एक सिविल केसेस में, एक क्रिमिनल केसेस में, आइदर कुछ भी केसेस में हो, मैटर इश्यू अल्टीमेटली क्या बन जाता है, फैक्ट इन इश्यू और इश्यू ऑफ फैक्ट। बात समझ में आई? इसलिए कभी कभी क्रिमिनल केसेस में फैक्ट इन इश्यू को क्या लिख देते हैं ये लोग, मैटर इन इश्यू। क्रिमिनल केसेस में, अब आप कहोगे सर क्रिमिनल केसेस में मैटर इन इश्यू कहां होता है क्या क्रिमिनल केसेस में टाइटल है क्या? क्रिमिनल केसेस में अगर कोर्ट यूज कर रही है शब्द मैटर इन इश्यू, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि कोर्ट क्या लिखना चाह रही है, फैक्ट इन इश्यू। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर न्यायालय ने क्रिमिनल केसेस में न्यायालय ने कहीं पे विवादक विषय लिख दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि न्यायालय लिखना चाहता था विवादक तथ्य। तो कोर्ट इसको इंटरचेंजेबल यूज करती है। एंड वो डिस्कशन ये है कि देखिए सिविल केसेस में तो मैटर इन इश्यू होता है, लेकिन आर.एम. मलकानी क्रिमिनल केस था। क्या था आर.एम. मलकानी? क्रिमिनल केस, रिश्वत का केस था, ब्राइब का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज करता है। तो आप कहोगे सर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलेवेंट फैक्ट को कनेक्टेड क्यों बताया मैटर इश्यू, जबकि मैटर इश्यू तो सर क्रिमिनल का होता है, मतलब मैटर इश्यू तो किसका है, सिविल का मामला है। विवादक विषय कहां आता है, सिविल केसेस में आते हैं, क्योंकि मैटर इश्यू क्या है सर, टाइटल की संबंधित बात होती है, तब आता है कि टाइटल मिला कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गलती कैसे कर दी, सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है, उसके लिए डायग्राम बताया कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी क्रिमिनल केसेस में मैटर इश्यू लिख देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिविल की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, फैक्ट इन इश्यू की। ये बात समझ में आई? ये बहुत माइन्यूट बात थी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ यार समझ में आई नहीं आई, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रही है? इतनी माइन्यूट बात थी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का जिक्र किया वो बात यही तो है। अरे बताइए ऑनलाइन वाले छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों बताओ। नो लिखा हुआ है इसमें, क्या पुराना मैसेज है? अरे समझ में आया नहीं आया समझ में तो मैं आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है ना, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एंड टू एंड 2 ही मिनट में, ब्रेक नहीं दूंगा ज्यादा। ब्रेक चाहिए? जल्दी जाओ, 5 मिनट का ब्रेक है।